नमस्कार, श्रीदेव टीवी पर आप सबका स्वागत है। और आज श्रीदेव टीवी आप सबकी मुलाकात करवाने जा रहा है हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न धारावाहिकों में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली अभिनेत्री शशि शर्मा से। शशि शर्मा एक ऐसे अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी फिल्मों में और टेलीविजन धारावाहिकों में जो भी किरदार निभाया वह उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन यहाँ क्यों आए हो? हमें इस विषय में कोई बात नहीं करनी। क्यों ठकुराइन? आप अभी जाएं। ठीक है ठकुराइन। वैसे तो शशि शर्मा के प्रत्येक किरदार को दर्शकों द्वारा बेशुमार प्यार मिला, परंतु इन्हें दर्शक रामानंद सागर जी की श्री कृष्णा में सत्यभामा की भूमिका, बधाई है मुनिराज, सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें, और B.R. चोपड़ा के महाभारत में नागरानी विश्ववाहिनी के किरदार के लिए ज्यादा याद करते हैं। एक अभिनेत्री के तौर पर शशि शर्मा ने अलग अलग चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए। तो आइए स्वयं शशि शर्मा जी से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और फिल्मी करियर और उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को जानते हैं। देव टीवी की तरफ से मैं और कौशल आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं कौशल और श्रीदेव टीवी की तरफ से हजारों दर्शक भी आप बहुत उत्सुक हैं, बहुत रोमांचित हैं आज, क्योंकि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और चूंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है मैम, आज हमारे देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस है। और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि श्रीदेव टीवी की आप जैसी गुणी कलाकार, एक अद्भुत कलाकार जिन्होंने पूरे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को 37 वर्ष लगातार 37 वर्ष दिया और काफी समर्पित भाव से, काफी डेडिकेटेड होकर के आपने पूरे फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को दिया। तो बहुत ही तहे दिल से हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल श्रीदेव टीवी पर नाम। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ है शशि शर्मा जी, जो कि इस वर्ष 2022 में हम पहला इंटरव्यू शशि शर्मा जी के साथ कर रहे हैं और आज है 75वां स्वतंत्रता दिवस। तो और शशि शर्मा जी को तो खैर इनके बारे में क्या बताएं, इनको फिल्मों से इतनी बड़ी पहचान है और इनका जो चरित्र है सत्यभामा जी का, उससे तो खैर इनको पूरी दुनिया, पूरा विश्व जानता है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले हम आपके शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहेंगे मैम, कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ आपका बचपन बीता, इन सब के बारे में मैम हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक काफी उत्सुक है मैम। जी। आज जैसा कि मेरा जन्म जो हुआ वो मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हूँ और एजुकेशन भी मेरी वहीं से हुई है। वहीं से मैंने बचपन से ही, अगर आप देखेंगे तो मैंने सबसे पहले रेडियो पे मैं एक क्लास आर्टिस्ट रही हूँ। फिर उसके बाद दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन पे मैं एक क्लास एंकर रही। फिर उसके बाद मैं बहुत सारे फोक डांसेस वगैरह किया करती थी और क्लासिकल डांस मैंने किया हुआ है। तो विशारद हूँ मैं कथक से, जयपुर घराना। क्या बात है। वो मेरा एक शौक था, वो मैं करती रही। और फिर थिएटर की बारी आई तो थिएटर में उस समय ये कहा जाता था कि भाई आप बहुत खूबसूरत हैं, तो हम उसके लिए आम्रपाली जैसे कुछ विशेष शो होते थे, जैसे खजुराहो का शिल्पी हो गया और ये इस तरह के शो थे। तो उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती एक स्टेज पे खींचा। तो वो शायद मेरे लिए एक एजुकेशन का पार्ट हो गया, एक तरह से मेरे सीखने का एक अनुभव, वहां से मुझे बहुत कुछ मिला। बस ऐसे ही करते करते एक फिल्म की मेरी शुरुआत हुई, चांदा थारे चांद में, जो राजस्थानी फिल्म थी। वो फर्स्ट फिल्म थी मेरी एज अ हीरोइन और
बस उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। उससे पहले कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे हीरोइन बनना है या मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाऊंगी। एक सिंपल सा सपना था कि नहीं, मैं पायलट बनूंगी। पायलट तो नहीं बन पाई। हाँ, मैंने आरएएस की पढ़ाई की और अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री ना ज्वाइन करती तो मैं आज एक आरएएस ऑफिसर होकर आईएएस हो गई होती, कहीं पे कमिश्नर होती या कुछ होती। जी जी जी। मेरा एक छोटा सा सफर रहा। मैम, आप पढ़ाई लिखाई में भी आपने बहुत ध्यान दिया मैम। आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की भी तैयारी की आपने, और आप चाहते थे कि आप एक आईएएस ऑफिसर भी या फिर सिविल सर्विसेज में भी मैम आ जाएं। तो खैर अगर आप आते तो खैर एक जिला या फिर ज्यादा से ज्यादा एक राज्य आपको जानता, लेकिन आपने जो अभिनय के क्षेत्र में जो अपने झंडे गाड़े हैं, जो परचम लहराया है, और 37 सालों से 37 वर्षों से लगातार आप फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के लगातार आप काम कर रहे हैं मैम। तो पूरा देश क्या पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी आपने धूम मचा दी अपने अभिनय से, अपनी कला से। और जैसा कि आपने अपने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताया कि आपने संगीत में विशारद हासिल की, संगीत में विशारद हैं, जयपुर में आपका जन्म हुआ। जी 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 जी। आपने डांसिंग को भी सीखा। तो मैम अभी आपने बताया कि बचपन से या तो पायलट ऑफिसर बनने का सपना था या फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना था। तो ये जो एक्टिंग क्षेत्र में जो आए या फिर टीवी के क्षेत्र में, रेडियो के क्षेत्र में, तो क्या ये नियति ने आपको ले आई या फिर कहीं ना कहीं आपका भी मतलब आकर्षण या सम्मोहन था इन चीजों के प्रति? नहीं, बचपन से एक सम्मोहन तो था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड रही है वो बहुत एक मिडिल क्लास और ऑर्थोडॉक्स फैमिली रही है। अच्छा। तो वो लोग कभी भी लड़की को अलाउ नहीं करते थे कि आप बाहर जाइए या काम करिए या इस तरह का कुछ उनको पसंद नहीं होता था। लेकिन जब मेरी शुरुआत हुई तब तक सब लोग अपोजिशन में होते थे, तो मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी। पर मेरे हस्बैंड थोड़ा समझते थे और उन्होंने एडजस्ट किया काफी। तो जब शुरुआत हुई तो फैमिली एडजस्ट होने लगी, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की तरफ से तो थोड़ा सा ऐसे ही था कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब होना होता है तो हो ही जाता है, और जब हो जाता है तो सबको अच्छा लगने लग जाता है, ऐसी वाली कहावत है। तो वही हुआ जी। अर्जुन भैया, 1 मिनट में शशि मैम जी से कुछ पूछना चाहता हूँ कि मैम ने जैसे कि आपने बताया कि मैं जयपुर से रहने, तो आपका ब्रॉटअप जयपुर का है क्या मैम? हाँ जी। अच्छा, तो आप जयपुर से बॉर्न एंड ब्रॉटअप जयपुर से हूँ मैं। हाँ, जयपुर कौन सी जगह से मैम? अभी तो जैसे मेरा घर है वो श्यामनगर में है, पर मेरा जन्म जयपुर में हुआ है, जो एक पीएनटी कॉलोनी कहलाती थी वहाँ। बड़ा छोटा सा वो है। मैं अभी जयपुर में ही पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी। हाँ जी। और मैं एक्चुअली राजस्थान से रहने वाला हूँ, जयपुर से। वेरी गुड जी। तो सबसे पहला जो एक्सपोजर मिला मैम वो रेडियो पर मिला या फिर टेलीविजन पर मिला मैम? दोनों तकरीबन साथ साथ ही थे। थोड़ा सा पहले टेलीविजन उस समय तक इतना वो नहीं हो पाया था, जैसे तो जयपुर में टेलीविजन उस टाइम पे नया नया आया था। उससे पहले आकाशवाणी चलता था और मैं प्ले आर्टिस्ट थी, तो वो एक क्लास वॉइस ओवर किया करती थी काफी प्लीज के। तो वो एक फर्क था जी 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 थोड़ा सा। और जी मैम कंटिन्यू कीजिए मैम। हाँ, तो बस वही एक छोटी सी जर्नी थी जिसमें मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा करियर ये हो पाएगा, और कभी आशा भी नहीं की थी कि, लेकिन कहते हैं ना कि जिस आपकी तकदीर बनाने वाला ऊपर वाला होता है, और आपको कहाँ जाना है ये उसने पहले ही डिसाइड करके भेजा होता है। और मेरे फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था कि जो कोई फिल्मी हो या मुझे कुछ किसी की हेल्प हो फिल्म लाइन में। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ा मेगा सीरियल था जो आप सब लोगों ने देखा होगा, संजय खान जी का। हाँ, संजय खान जी का। तो जब उसकी शूटिंग यहाँ शुरू हुई तो वो लोग उस महारानी मैसूर कैरेक्टर के लिए किसी आर्टिस्ट को ऑलरेडी फाइनल करके लेकर आए थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि वहाँ पहले 6 सीटर्स का बड़ा फैशन होता था, जैसे बड़े 6 सीटर्स पब्लिसिटी के लिए लगाए जाते थे। तो उस समय वो चांदा थारे छानने का सामूहिक में लगा हुआ था। तो मैंने पूछा कि ये लड़की कौन है। उस समय डायरेक्ट कर रहे थे अकबर खान साहब। तो उन्होंने पूछा भाई ये कौन है, तो किसी ने कहा कि भाई हमारे जयपुर की ही हैं, तो भाई इनको बुलाया जाए।
तो हमें खोजा गया 2-3 दिन तक, ढूंढा गया। फिर कैसे हम लोग मिले तो बहुत लेट हो गया था। फिर मिलने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये डायलॉग आप हमको बोल के दिखाइए। मैं कहा ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम। उनको लगा कि शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, पर मुझे लग रहा था कि बहुत लेट हो रहा है और घर में पेरेंट्स नाराज ना हो। पर वो एक शुरुआत ऐसी हुई थी, तो अल्टीमेटली यही हुआ कि वो शॉट लेने के लिए जा रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप ये मेरा एक डायलॉग जो है वो सुन लीजिए, उसके बाद जाइए, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। तो खैर उन्होंने उस पर तवज्जो दी और उसको सुनने के बाद वो अपने काम पे लग गए। और उसी समय उन्होंने कहा कि नहीं, ये रोल आप ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। हमें जो क्या बात। महारानी मैसूर चाहिए वो आप जी। ही हैं। बस वो महारानी मैसूर शुरू हुआ था, तो शुरू में ऐसा था कि उसका करीब कुछ 5-6 एपिसोड ही थे। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं जयपुर में हूँ, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मैं अपने आप को पर्दे पर देख भी लूंगी। मैंने तब तक कोई प्रोफेशनल कैरियर चुना नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ कि वो लोगों को इतना पसंद आ गया कि उसमें एक अदा थी जिसमें मेरी एक आईब्रो ऊपर करके और जो कुटिल मुस्कान होती है वो वाली मुस्कान दी, तो वो लोगों को बहुत पसंद आ गई। उसके बाद वो मेरी एक टीआरपी बन गई। तो उसके बाद जी। वो चाहते भी तो मुझे हटा नहीं पाए, तो उनको लास्ट तक उस रोल को डेवलप करके उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा। तो बस वो मेरे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके क्या बाद बात। फिर मैं फिल्मों का सिलसिला जैसे शुरू हो गया, फिल्में करती गई और टेलीविजन भी साथ साथ करती रही। पर उस समय एकदम टीपू सुल्तान के बाद तुरंत सबसे ज्यादा जो है वो फिल्मों का दौर शुरू हो गया। लोग वहां से जयपुर तक आने लग गए थे और मुझसे काम करने की जैसे मतलब मैं रातों रात एक कहना चाहिए कि मैं एक स्टार बन गई थी। कि एक फिल्म थी जो अभी अभी आपने चर्चा भी की, चांदा थारी चांदनी, जो कि राजस्थानी जी। फिल्म थी। तो मैम ये जी। फिल्म क्या जयपुर में शूट हुई थी? हाँ, जयपुर के आसपास ही हुई थी। तो मैम जो आपने वो फिल्म खैर मैंने देखी हुई है, उसमें आपने कैरेक्टर प्ले किया था चंपा का। क्या चांदा बात थारी है, चांदनी। आपको याद है? हाँ जी। यस मैम। तो मैम जो मतलब उसमें जो ड्रेस होती है राजस्थान में, जैसे कि ये रेगिस्तानी वाले होते हैं ना, वो पहनते हैं जैसे वो बंजारे हैं, सब कुछ तो वैसे ड्रेस थी उसमें। और उसमें बोलने का तरीका भी अलग था, लैंग्वेज भी अलग थी। जैसे कि उसमें तो बोला जाता है कि वो जैसे बोलते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसमें बोला जाता है मैं तुमसे प्यार करूँ छू, इस टाइप से। तो मैम उसमें राजस्थानी लैंग्वेज थी। तो मैम उस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मोहन कबिया जी उसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने काफी पहले फिल्में बनाई हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर थे वो। तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा रहा। मैम पहली बार जयपुर से दिल्ली या फिर मुंबई जाने का सपना कब पूरा हुआ मैम? कब दिल्ली या मुंबई शिफ्ट हुए फिल्म इंडस्ट्री के लिए या फिल्मों के लिए या फिर अलग अलग धारावाहिक करने के लिए मैम? जब टीपू सुल्तान कर रही थी उस समय उसी दरमियान 1-2 बार मुझे डबिंग के पर्पज से जाना पड़ा। फिर उसी बीच में कुछ 1-2 फिल्मों की बात हो गई थी, तो फिल्मों के लिए बीच में शूट करने जाना पड़ा। फिर उसके बाद तो मैंने करीब 5-6 फिल्में तो यहीं से मैं जाती थी और करके आ जाती थी। फिर 92 में मैं बॉम्बे सेटल हो गई थी। अच्छा। तो हाँ, तो फिर सब काम वहीं से करती रही। अब यह है कि जयपुर घर भी है, लेकिन जाना आना मेरा चलता रहता है। जी। वो आचार्य वो तो रजनीश कहते हैं ना कि अगर मन में किसी चीज की ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो, तो पूरा ब्रह्मांड पूरा करने में तैयार हो जाता है। तो वो पूरा ब्रह्मांड, पूरा कस्मस जो है वो आपकी सारी ख्वाहिशों को इसी जन्म में और बहुत जल्द पूरा कर दिया, क्योंकि इच्छा बहुत प्रबल थी मैम, आपकी तमन्ना बहुत प्रबल थी और पूरा यूनिवर्स जी जी, इच्छा भी प्रबल थी। प्लस फिर कहते हैं ना कि जब आपकी डेस्टिनी होनी होती है ना, तो आपके सर्कमस्टांसेस भी वैसे ही बन जाते हैं। तो उसके बाद सिचुएशन भी ऐसी मेरी लाइफ में आ गई थी कि वो मुझे करना ही था और वो करना पड़ा। तो फिर एक उसका एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक ट्विस्ट लेना पड़ा मुझे लाइफ में, तो वो एक हो गया। अब उसके बाद फिर कोई मेरे पास चॉइस नहीं थी। उसके बाद मुझे ये नहीं चुनना था कि मुझे आरएएस बनना है या आईएएस बनना है, वो चीज खत्म हो चुकी थी। मैंने 100% इसको प्रोफेशनली अपना लिया था। जी जी। और उसके बाद बस फिल्मों का सिलसिला चलता रहा। बहुत सारी फिल्में की, करीब 200 फिल्में की, 250 सीरियल की। बस ऊपर वाले की
ऐसी मेरे पर कृपा रही कि तकलीफें भी बहुत झेली। मैं नहीं कहूंगी कि मैंने तकलीफें नहीं झेली। जी सबको लगता है कि बहुत इजी मिल जाता है प्लेटफॉर्म, इतना इजी नहीं होता है सब कुछ। और जब आप एक परिवार में होते हैं और एक परिवार को लेकर साथ में चलते हैं तो वो सब चीजें बहुत आसान नहीं होती हैं। आपको उनको भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो आजकल जैसे लोगों में है कि वो बहुत जल्दी उन चीजों से टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन हम लोगों को यही सिखाया गया था पेरेंट्स की तरफ से कि भाई परिवार है तो आप जैसे भी हो उसको लेके चलो। हमने वही उसी तरह की परंपरा को आज तक अपना के रखा है कि हम अपने परिवार को आज तक साथ में लेके चले, चाहे वो मायका हुआ या ससुराल हुआ। तो हम जैसी जैसी जरूरत पड़ती रही वो सब करते गए और आज तक सब साथ में है। तो मैं ईश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए, और हमारे फैंस की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसी रूप में हमको सपोर्ट भी किया। जी मैम, जी जी प्रोफेशनल करियर में मैम सिनेमा भी कर रहे हैं, धारावाहिक भी कर रहे हैं, टीवीज भी कर रहे हैं, ओटीटी भी कर रहे हैं, वेब सीरीज भी कर रहे हैं मैम। और ये सारी चीजें करने के बावजूद भी, इन सब चीज करने के साथ साथ ही घर परिवार के साथ भी एक सामंजस्य स्थापित करके चल रहे हैं, तादात्म्य स्थापित है मैम, एक तालमेल बिठाए हुए हैं, एक अच्छा एडजस्टमेंट, एक अच्छा संतुलन भी स्थापित है। कैसे कर पाते हैं मैम? हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं सब कुछ कैसे मैनेज कर पाते हैं? होता तो थोड़ा बहुत मुश्किल है। आप समझते हैं कि हर रिश्ते को मुकम्मल करना थोड़ा सा, और हर रिश्ते को खुश करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जी कोशिश ये रहती है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाओ तो आप काम के साथ भी जस्टिस कर पाएंगे और घर के साथ भी थोड़ा जस्टिस कर। तो इतने समय में आज जो 32-33 साल मैंने निकाले, 33 साल में मैंने ये कभी नहीं छोड़ा। वो फर्स्ट डे से मैंने यही डिसाइड किया था कि चाहे मैं कितने भी काम में बिजी होंगी, जो भी फेस्टिवल्स रहते हैं वो मैं परिवार के साथ ही बिताऊंगी। भले ही वो लोग मेरे पास आते रहे जाते रहे या मैं जाती रहूं आती रहूं, बट फेस्टिवल हम लोग साथ में ही मनाएंगे मतलब। तो वो एक सिलसिला चलता रहा और उसको मैंने आज तक तोड़ा नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि एक परिवार बंधा हुआ है, एक चीजें बंधी हुई हैं। उन लोगों को भी एक आशा रहती है कि हमारी मदर है या वाइफ है या डॉटर है कि भाई इस चीज के लिए चुनी गई है। तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर ने मुझे एक स्पेशल कैटेगरी में रखा है कि जो ये सब चीजों का सामना मुझे करना पड़ा और उसको एडजस्ट करने की क्षमता दी मुझे। तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं पढ़ भी पाई और आगे काम भी कर पाई और बस चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है मैम आपकी प्रबल इच्छा शक्ति, आपका स्पेसिफिक फोर्स, आपकी विल पावर, और दूसरी आपकी नियति, आपका प्रारब्ध, जो मैम हर हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। और उसने हमेशा तय किया कि शशि शर्मा को किधर जाना है, क्या करना है। नियति ने हमेशा सब कुछ आपके लिए तय करके रखा। पिछले जन्म के आपके संस्कार, पिछले जन्म के आपके ऊंचे कर्म, इस जन्म में भी आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए। और भगवान भी, ईश्वर भी, परम सत्ता भी आप पर बहुत मेहरबान है कि आपने इतनी नाम, इतनी ख्याति, इतना यश पाया, इतनी कीर्ति पाई। और परिवार के साथ भी आज जो भी पर्व या त्योहार होते हैं, जो भी फेस्टिव होते हैं, उसके समय उस समय आप पूरा वक्त देते हैं परिवार के साथ भी, एक तालमेल बिठा करके रखते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैम आपके जीवन की। और हमारे दर्शक जो भी श्रीदेव टीवी के माध्यम से सुन रहा हो तो देखिए कि मैम कितनी बड़ी, कितना बड़ा एक मैसेज मैम दे रही है अपने दर्शकों को, अपने सुनने वालों को, अपने चाहने वालों को। मैम ने बहुत बड़ी बात, बहुत रिमार्केबल बात मैम आपने बताई मैम, और बेहद अद्भुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करके मैम। तो मैम अभी अभी आपने बताया कि 93 में 93 में आप मुंबई शिफ्ट कर चुके थे और वहां से फिल्मों का दौर बहुत तेजी से शुरू हो गया था, फिल्में बहुत ज्यादा आप करने लगे थे मैम। तो मैम वो समय वो कालखंड कब आया आपके जीवन में जब पहली बार आपको भारतीय सिनेमा के जो महान निर्देशक थे और स्क्रिप्ट राइटर पापा जी रामानंद सागर से आपकी पहली भेंट वार्ता हुई मैम? एक्चुअली जब मैं फिल्में कर रही थी तो सबसे पहली फिल्म मेरे पास आई थी धरती पुत्र। इकबाल दुर्रानी साहब उसके डायरेक्टर थे और फूल और कांटे के प्रोड्यूसर जो हुआ करते थे वो उसके प्रोड्यूसर थे। और वो बड़ी फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर, जयप्रदा, हम दो उसमें थे लीड में। और वो उसके बाद फिर चांदा तारे, ये अपना चाहूंगा मैं तुझे, जो कमल मास्टर जी की फिल्म रही, वो हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, पर मतलब मेरा रास्ता जो बना वो एक ऐसे लोगों के साथ बनता गया जहां एक अच्छे ग्रुप का, जिसको कहना चाहिए, जो मैं चाहती थी। मैंने आज तक मैं सी ग्रेड की फिल्मों से या भोजपुरी फिल्मों से नहीं जुड़ी क्योंकि वो मैंने कभी चाहा नहीं, क्योंकि वो मेरी इच्छा नहीं रही।
तो बस वो रास्ता बनता गया कि वो फिल्में मेरे को मिलती गई। और एक टीपू सुल्तान के बाद एक हुआ क्या कि जो मेरा पैशन था डांस का वो तो बिल्कुल खत्म सा हो गया, क्योंकि लोगों ने मेरे जो एक्टिंग का एक वो समझा कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला जो परफॉर्मेंस रहता था वो ही मुझे ऑफर करना शुरू कर दिया। और एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक कहते हैं ना कि भिड़चाल है कि अगर आपने एक बार नेगेटिव कर दिया या पॉजिटिव कर दिया या कॉमेडी कर दिया तो उसकी होड़ लग जाती है कि आपको वैसे ही कैरेक्टर मिलने लग जाते हैं। पर मैंने कभी टाइपकास्ट नहीं होने दिया अपने आप को। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं हर तरह के रोल करूं। और मैंने पॉजिटिव भी बहुत सारी फिल्में की हैं और नेगेटिव भी बहुत सारी फिल्में की हैं, इवन कॉमेडी भी बहुत सारी की है। तो ऐसा टाइपकास्ट होने जैसा कुछ रहा नहीं। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आप तो नेगेटिव ही करते हैं, तो वो उनकी सोच है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने टेलीविजन में भी, जैसे टीपू सुल्तान के बाद अकबर द ग्रेट आया, तो अकबर द ग्रेट में मुझे ढूंढा गया कि अपनी अकबर की जो रानी है जोधाबाई वो शशि शर्मा ही करेंगी। तो वो भी 6 महीने तक उन्होंने, अकबर साहब ने ढूंढा यहाँ पे, क्योंकि उनका मेरा कॉन्टेक्ट बीच में छूट गया था किसी काम की वजह से। जब बिजी थी तो थोड़ा सा हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने जयपुर में आकर वापस मुझे ढूंढा कि नहीं, जोधाबाई करेगी तो शशि शर्मा ही करेगी। तो वो उन्होंने उस समय एक प्रूफ किया कि जो इंसान, जो एक आर्टिस्ट है, वो एक आर्टिस्ट है। वो नेगेटिव भी कर सकता है और वो पॉजिटिव भी कर सकता है। आर्टिस्ट के लिए कोई पहलू नहीं होता कि आप उसको किसी क्राइटेरिया में बांध दें कि नहीं यही सूट करेगा या वही सूट करेगा। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा। पापा जी से मेरी भेंट हुई जब वो कुछ कहानियां बना रहे थे, जैसे नूरजहां और ये अलग अलग ऐतिहासिक कहानियां बना रहे थे। तो उस समय जब मेरी मुलाकात हुई तो सबसे पहले मैंने उनके साथ एक नूरजहां का किरदार किया था। फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, तो जब कृष्णा के लिए कास्टिंग चल रही थी तो उन्होंने बोला कि सत्यभामा का रोल शशि शर्मा ही करेगी। फिर मुझे सत्यभामा के लिए कास्ट किया गया। और जब सत्यभामा खत्म हो गया था, कृष्णा जब खत्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने जय दुर्गा बनाया। तो जय दुर्गा में भी टाइटल रोल मैंने ही किया था जय दुर्गा का, क्योंकि उस समय वो पहले हेमा जी को लेना चाह रहे थे और उनको लगा कि शायद हेमा जी अब थोड़ा सा काफी उम्र दराज हो गई हैं, तो शायद उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाए। तो मुझसे पूछा गया कि भाई रामानंद, अपना आनंद सागर जी, उनके जो बेटे हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आप करने में कंफर्टेबल हैं या नहीं है। तो मैंने कहा आई लव टू डू इट, व्हाई नॉट। कि तो मेरा एक सौभाग्य होगा कि वो कहते हैं ना, आपने एक्सक्यूज मी मेरी फिल्म देखी होगी, उसमें एक मेरा डायलॉग है, जन्म से ना से ही कर्म से तो हम महारानी हैं। तो वो शायद मैं मुकद्दर में लिखा के लाई थी कि मुझे बहुत सारी महारानियों का रोल करने को मिला, कि महाभारत में भी मुझे जैसे नागलोक की महारानी करने मिला, टीपू सुल्तान में भी जैसे महारानी, इवन चंद्रकांता में महारानी। तो ऐसे मैंने कितने सारे कैरेक्टर किए जो महारानी के रूप में ही आए, बट डिफरेंट शेड्स में आए। वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि एक महारानी होना, एक टाइपकास्ट होना एक बहुत अलग होता है, लेकिन महारानी में भी कम से कम 25 रोल आपको एक्सप्लोर करने को मिलना, वो एक बहुत अलग बात होती है। तो वो मुझे बहुत अच्छा एक अनुभव रहा वो मेरी लाइफ। पिंकी पारिक जी जो कि रुक्मणी बनी हुई थी, मोना पारिक जो जामवंती बनी थी, उन कलाकारों के साथ कैसी रिलेशनशिप थी आपकी? सबके साथ बहुत अच्छा था, सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। वो लोग भी बहुत अच्छे, आर्टिस्ट तो खैर सभी अच्छे होते हैं, आर्टिस्ट के साथ इंसान भी अच्छे होते हैं, तो आपको कभी ऐसा लगता ही नहीं है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मतलब जो हम लोगों ने पहले शो किए हैं वो तो आज बनते ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वो जो समय था, पहले के जो आर्टिस्ट थे और जो पहले का एक कोऑपरेशन होता था, एक दूसरे के प्रति प्यार होता था, रिस्पेक्ट होती थी, आज तो खत्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। तो जो हम लोगों ने किया वो तो गोल्डन ईरा था, वो समय तो लौट कर वापस आ ही नहीं सकता। हम लोगों ने तो वो जो समय देखा है, हाँ जी, हाँ, और वो चीज वापस बन भी नहीं सकती जो रामानंद सागर साहब ने बना दी या जो बी आर चोपड़ा साहब ने बना दी। बी आर चोपड़ा साहब के साथ भी मैंने 20 साल कंटिन्यू काम किया है, महाभारत से लेके जब तक वो रहे, उनके हर शो में मैं होती थी।
और उनका एक ही काम था, उनको भी हम पापा जी कहते थे, वो भी हमेशा यही कहते थे कि देखो उनके यहाँ पे भी कभी हमको पूछना नहीं पड़ता था। जब उनके यहाँ कुछ शुरू होता था नया, तो वो एक करेक्टर हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से सोच करके जो मेन कैरेक्टर होता था वो सेलेक्ट करते थे और हमको सुना दिया जाता था। उसके बाद हमसे पूछ लिया जाता था कि आप डेट बता दीजिए हमको कैसे करना है। तो वो एक हमारा दूसरा घर था। हमको कभी लगा ही नहीं कि हम फैमिली से बाहर हैं। और वो लोग, उन लोगों ने हमें ये सिखाया कि पैसे वाले क्या होते हैं, पैसे वालों का एक नजरिया क्या होता है, एक सीनियर होने का नजरिया क्या होता है एक आर्टिस्ट के प्रति, वो उन लोगों से हमने सीखा। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का नजरिया उसके प्रति बदल गया हो, पर वो जो नजरिया हमने देखा वो नजरिया बहुत कमाल था। मतलब आप उनको कह ही नहीं सकते कि एक इतना बड़ा आदमी आपके साथ किस तरह से पेश आ रहा है, और वो लोग बराबर की आपको इज्जत रहते थे। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे कि जो एक फैमिली मेंबर टाइप बन गए थे, तो उनका कोई भी छोटा बड़ा कोई भी फंक्शन है या कुछ भी है तो हम हमेशा होते थे। तो हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम उस फैमिली का हिस्सा नहीं है।